गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं सैलरी का चैप्टर और उसमें हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में प्रीवियस ईयर 21-22 में एक अमेंडमेंट आया था जिसने इस रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया था। सर वो अमेंडमेंट क्या था? अमेंडमेंट पढ़ने से पहले हम थोड़ा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को जान लेते हैं। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मैंने आपको प्रोविडेंट फंड के टॉपिक में पढ़ाया था जिसमें हमने 3 प्रोविडेंट फंड पढ़े थे, स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड। स्टैट्यूटरी में शुरू से लेकर आखिरी तक सब माफ था, रिकॉग्नाइज्ड में एक सर्टेन लिमिट तक माफ था और रिटायरमेंट पे जो मिले पूरा माफ था। अनरिकॉग्नाइज्ड में पहले तो माफ करते गए और रिटायरमेंट पे उसकी पिक्चर बना दी। अभी अपन फोकस करते हैं रिटायरमेंट पे। सर 3 से 4 कंपोनेंट हमने पढ़े थे। पहला एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन, तो हमने उसमें लिख रखा था ऑलरेडी टैक्सेबल। क्यों ऑलरेडी टैक्सेबल? कि मेरी सैलरी अगर 1 लाख है तो उसी में से 10,000 रुपये डिडक्ट करके वहाँ प्रोविडेंट फंड में जमा हो जाते हैं, पर उन्होंने कहा था एनीथिंग डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी विल बी एडेड बैक, तो आपकी तो 100% सैलरी टैक्सेबल हो गई 1 लाख रुपए, तो वो जो जमा हो रहा है तो ऑलरेडी टैक्सेबल हो ही रहा है, तो उसके लिए कोई बात नहीं है। इंप्लॉयर भी 10,000 रुपये अपनी जेब से जमा करा रहा था, तो उसमें हमने पढ़ा था 12% ऑफ सैलरी, अप टू 12% ऑफ सैलरी क्या था? माफ था, है ना। सैलरी का मतलब सेम एज एचआरए, बेसिक डीए और सेल्स कमीशन। तो अगर इंप्लॉयर भी 10,000 ही जमा करा रहा है तो आपकी सैलरी तो 1 लाख है ना, 1 लाख का 12% 12,000 तक जमा करा है तो माफ है, वो तो 10 ही करा रहा है, पूरा माफ है। फिर हमने पढ़ा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की लिमिट कितनी थी? 9.5%, कि जो टोटल आपका बैलेंस है उस बैलेंस का जो 9.5% तक का इंटरेस्ट मिल रहा है तो माफ है, उससे ज्यादा मिल रहा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में तो एक्स्ट्रा वाला क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। फिर रिटायरमेंट के टाइम पे हमने यूं पढ़ा कि रिटायरमेंट में जो आपको लमसम पूरा फंड एक साथ मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट है अगर आपने 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस करी है तो, ठीक है, और 5 साल से कम की करी है तो वो टैक्सेबल है। 5 साल की कम की भी करी है, उसमें भी कुछ 2-3 एक्सेप्शन थे, वो हमने वहां पढ़ रखे थे। आपको मैं चार्ट बता दूंगा, पेज नंबर आपके मॉड्यूल में बहुत बड़ा चार्ट बना रखा है कि 5 साल से कम तो करी, लेकिन क्यों करी? सर उसकी तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई, काम करने की कंडीशन में नहीं है, तो भी एग्जाम। या फिर सर जहां काम करता था वो बिजनेस ही बंद हो गया, एम्प्लॉयर ही बंद हो गया, तो फिर भी एग्जाम। या फिर सर उसने जब नौकरी छोड़ी ना तो एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर में गया तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड चेंज हो गया तो इधर का बैलेंस उधर ले गया तो भी माफ है। समझ में आया? मतलब अभी तो अपन जनरल रूल 5 साल से पहले टैक्सेबल है, उसके बाद वो माफ है। अभी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉई ऑलरेडी टैक्सेबल, ये रहा। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन जनरल रूल ऑलरेडी टैक्सेबल, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जनरल रूल एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी सेम एज एचआरए। और फिर जो हमारा इंटरेस्ट था ना 9.5%, तो अमेंडमेंट के बाद मुझे उस इंटरेस्ट के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। है तो इंटरेस्ट ही, लेकिन मैं कहूंगा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। जनरल रूल तो सर कोई सा भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो, एम्प्लॉय हो एम्प्लॉयर हो, 9.5% क्या है? माफ है, तो एग्जेम्प्ट अप टू 9.5%, एग्जेम्प्ट अप टू 9.5%। तो एक लकीर खींच देते हैं भाई, ये तो वो माल मसाला था जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा था, यहां तक बस छोटा सा। अब सर अमेंडमेंट क्या आया? ये रहा अमेंडमेंट स्टार के साथ कि इन्होंने जोड़ दी एक छोटी सी लिमिट, एक नहीं 2 लिमिट। क्या 2 लिमिट? कि एक कि एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन अगर सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होगा तो क्या कर लोगे सर? वो तो ऑलरेडी वैसे ही टैक्सेबल हो रहा है, तो 2.5 लाख से ज्यादा होगा तो भी क्या कर लोगे? करेंगे ना। अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा होगा तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है ना वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। 9.5% जनरल रूल है अगर आपका एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 2.5 लाख है तो, और अगर 2.5 लाख से ज्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन है, एग्जाम्पल 4 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो 2.5 लाख तक 9.5% माफ है। 2.5 लाख के ऊपर 1.5 लाख पे पूरा का पूरा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? आपका टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया? ओके। इसीलिए इस लिमिट को डब्बे में रख रखा है कि लिमिट जिस चीज की है उसको तो कोई इफेक्ट नहीं करती, जिस चीज की ये लिमिट है उसको कोई इफेक्ट नहीं करती। ये इफेक्ट किसको करती है? उस इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन पे मिलने वाले इंटरेस्ट को, कि 2.5 लाख से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन है तो जितना एक्सेस कंट्रीब्यूशन है उस पर पूरा का पूरा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? आपका टैक्सेबल हो जाएगा। और इवन इस साल का नहीं होगा, हर साल का होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। इस पे अपन आगे चल के और भी चर्चा करने वाले हैं। मतलब यार मैंने इस साल 4 लाख रुपए जमा करा दिए ना, तो 2.5 लाख तक तो माफ है, उसके ऊपर जो 1.5 लाख है वो इस साल भी टैक्सेबल, और वो 1.5 लाख जब तक मेरे प्रोविडेंट फंड के खाते में रहेंगे तब तक टैक्सेबल रहेंगे। अभी अपन लेटर पार्ट में इसके ऊपर और भी डिटेल में चर्चा करेंगे।
अगली लिमिट लाए वो किसके लिए? इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए। और इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए लिमिट वो कंबाइन करके लाए कि सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की नहीं, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के साथ पेंशन फंड, न्यू पेंशन स्कीम जो अपन बोलते हैं वो, प्लस सुपर एन्युएशन फंड भी। तो तीनों की क्यूमुलेटिव लिमिट कितनी ले आए वो? 2.5 लाख। पहले अगर आप अपने नोट्स में देखोगे तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की कोई लिमिट नहीं थी, और जो अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड है उसकी लिमिट हो चुकी थी 2 लाख। एनपीएस का तो कोई लिमिट थी नहीं, वो तो डिडक्शन मिलता था, पहले टैक्सेबल होता था, बाद में डिडक्शन मिलता था, ठीक है। अब इन्होंने कहा इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर ऑल दीज 3 आइटम क्यूमुलेटिवली विल बी 7.5 लाख। अगर इंप्लॉयर 7.5 लाख रुपए तक जमा कराता है तो माफ है, तीनों का मिला के 7.5 लाख से ऊपर हो गया तो ये टैक्सेबल है। इसका मतलब साली ये वाली 7.5 लाख वाली लिमिट तो इसको भी इफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही? कि अगर तुम्हारा इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख के ऊपर हो गया, मान लो 8 लाख का कंट्रीब्यूशन है तो 7.5 लाख ही माफ है, उसके बाकी का ऊपर का 50,000 क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया। प्लस उसके साथ साथ उस 50,000 पे जो इंटरेस्ट है ना वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। वही 2.5 लाख वाली बात है कि जो 4 लाख थे 2.5 लाख का इंटरेस्ट माफ है, बाकी के 1.5 लाख का इंटरेस्ट जिंदगी भर तक टैक्सेबल है। यहां पे भी 7.5 लाख तक माफ है, 7.5 लाख के ऊपर वाला 50,000 टैक्सेबल है, और उस 50,000 पे जिंदगी भर जो आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा वो हर साल के लिए क्या होता रहेगा? टैक्सेबल। तो रूल देखो क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जनरल रूल एग्जेम्प्ट अप टू 9.5%, फुली टैक्सेबल बियॉन्ड 2.5 लाख। 2.5 लाख का बियॉन्ड है तो फुली टैक्सेबल है, देन फुली टैक्सेबल बियॉन्ड 7.5 लाख। सर अब आगे बोलो, आगे देखो बहुत चुन चुन के वर्ड लिख रखे हैं। टैक्सेबल फॉर करंट ईयर एज वेल एज बैलेंस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर ऑल्सो। कौन से प्रीसीडिंग ईयर? बैलेंस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर फ्रॉम 21-22। क्या मतलब सर? कि बेटा ये अमेंडमेंट ही कब आया? 21-22 में आया। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं, फिर क्वेश्चन करेंगे पूरा। कि 21-22 तक तो कोई लफड़ा ही नहीं था ना, मतलब 31 मार्च 2021 तक तो कोई लफड़ा ही नहीं था। एम्प्लॉय कितना भी जमा कराए उस पर कितना भी इंटरेस्ट मिले 9.5% तक माफ था, ऊपर का टैक्सेबल था। लेकिन 21-22 के बाद से अगर एम्प्लॉय अपना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ज़्यादा जमा कराता है तो एक्स्ट्रा वाला तो टैक्सेबल होगा ही होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 4 लाख रुपए जमा करा रहे हैं, तो 4 लाख रुपए में से 2.5 लाख ही एलिजिबल है बाबू, बाकी के 1.5 लाख रुपए जो है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो तो टैक्सेबल होगा ही होगा, है ना। और अब थोड़ी सी एफएम इंक्लूड हो जाएगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगले साल बच्चू ने कौन सा 22-23 यही आया ना बेटा, 21-22, 22-23। अगले साल वापस से तूने 4 लाख रुपए जमा कराए तो जो तेरे 2.5 लाख रुपए अप्रूव्ड थे, अलाउड थे, एलिजिबल थे, वो तो माफ, उस 1.5 लाख रुपए पे तो टैक्सेबल। तो अगले साल इस 1.5 लाख रुपए पे तो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा ही होगा, प्लस पिछले साल का जो 1.5 लाख है ना उस पे भी इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, प्लस उस पिछले साल के 1.5 लाख पे जो पिछले साल इंटरेस्ट तेरा अकाउंट में जुड़ा था उस पे भी तो तुझे इंटरेस्ट मिला होगा, वो भी क्या होगा? टैक्सेबल होगा। अब ये तो यार चलो लकीली 21-22 और 22-23 वाली बात थी, मैंने एग्जांपल में समझा भी दी। और ये 23-24 आएगा, 24-25 तो हम समझते समझते पागल हो जाएंगे, है ना। तो फिर सर ये लोग हिसाब भी कैसे रखेंगे, ना हम हिसाब दे पाएंगे ना वो रख पाएंगे। तो सरकार ने एक बहुत बढ़िया फंडा बनाया। सरकार ने क्या कहा कि जितने भी प्रोविडेंट फंड वाले हो ना तुम, वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोविडेंट फंड मेंटेन कर रही है, अब तुम्हें हर एम्प्लॉय के लिए 2 अलग अलग खाते मेंटेन करने पड़ेंगे, एक अप्रूव्ड लिमिट वाला, एक अनअप्रूव्ड लिमिट वाला, एक्सटेंडेड वाला। कि अप्रूव्ड लिमिट वाला तो 9.5 के हिसाब से चलेगा, और जो अमाउंट अनअप्रूव्ड वाले में जाएगा ना उसका तो पूरा इंटरेस्ट क्या होता जाएगा? टैक्सेबल होता जाएगा, मुझे हिसाब रखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अब से पता है वो क्या करेंगे, अच्छा साले तो 4 लाख रुपए जमा करा रहा है तो प्रोविडेंट फंड वाला खुद ही तेरे 2.5 लाख वाला तो कहां ले जाएगा? अप्रूव्ड वाले खाते में, कि भाई ये तेरी अप्रूव्ड लिमिट थी, और इस पे जो इंटरेस्ट है वो तो 9.5% तक है, उसके ऊपर टैक्सेबल है, वो तो हर साल का हिसाब हो ही जाएगा। लेकिन ये जो तेरा 1.5 लाख है ना
वो जाएगा ही कहाँ पे, अनअप्रूव्ड वाले सेक्शन में। तेरा ही अकाउंट है, 2 पार्ट कर दिया, अनअप्रूव्ड वाले सेक्शन में। अब इस 1.5 लाख में हर साल जो बढ़ोतरी होती जाएगी, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता जाएगा, सब कुछ हर साल टैक्सेबल हो जाएगा। सेम चीज जो तुमने 2.5 लाख के साथ खेल खेला, वही खेल किसके साथ खेला जाएगा, 7.5 लाख के साथ। अब मैं उसको समझाना नहीं चाहता आपको, क्योंकि बस वही बात है कि उस साल वो 7.5 लाख के ऊपर वाला 50,000 भी टैक्सेबल, उस 50,000 पे इंटरेस्ट भी टैक्सेबल। अगले साल 50,000 भी टैक्सेबल, 50,000 का इंटरेस्ट भी टैक्सेबल, पिछले वाले 50,000 का इंटरेस्ट भी टैक्सेबल, पिछले वाले 50,000 के इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी टैक्सेबल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है समझ में? अब इसको आपको एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 10, वो पढ़ते हैं आपकी बुक में और उससे अपन आगे फर्दर स्टडी करते हैं। ऑफ प्रॉस करता है यार। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 10, पेज नंबर 4.53। मैंने इसके फैक्ट्स लिख दिए हैं कि एक बंदा है जो जॉब पे कब से लगा है, इंपॉर्टेंट डेट है वो जॉब पे कब से लगा है, 1 सितंबर 2020। और मैं कह रहा हूँ मेरा अमेंडमेंट कब से आया है, 1 अप्रैल 2021। ठीक है, इसके बाद से अमेंडमेंट आया। अब वो क्या कह रहा है कि भाई जॉब पे लगा तो 6,000 रुपये पर मंथ की, 6 लाख रुपए पर मंथ की जॉब थी और उसको डीए मिलता था बेसिक पे का 8%, और रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में उसका एम्प्लॉयर वो एम्प्लॉय खुद दोनों कितना जमा कराते थे, 10% ऑफ बेसिक पे। ठीक है, 1 बाय 1 बात करते हैं। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था इसका, 10%। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन पहले यार। ये हुआ 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 72 लाख, प्लस बेसिक, ये तो था बेसिक पे, और डीए कितना है इसका सर, इसका 8%, 72 लाख का 8% कितना हुआ बेटा, 5.76 लाख। टोटल कितना हो गया, 77,76,000। इसका 10% वो जमा कराता है, तो इंटू 10% कितना हुआ, 7,77,600, 7,77,600। पर ये तो क्या है, ऑलरेडी टैक्सेबल, तो इसका तो हमें कुछ करना है ही नहीं, ये तो ऑलरेडी टैक्सेबल है, वापस अलग से भी टैक्सेबल नहीं करना, ऑलरेडी टैक्सेबल। अब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, वैसे मुझे ये नक्शा देख लो आप, ध्यान में रख लो, क्योंकि पिछले साल का, फिर पिछले साल का इंटरेस्ट, ये सब टैक्सेबल करना है, मुझे रब करने की ज़रूरत पड़ेगी। चलो नहीं करते, ये चीज़ रब नहीं करते, यहाँ आता है सर जितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उतना ही एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन है। अब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 7,77,600। लेकिन सर इसकी तो लिमिट है कि ये कितना अलाउड है, 7,50,000 ही अलाउड है, उसके ऊपर का तो टैक्सेबल है। तो लिमिट माइनस करो, 7,50,000, कितना बचा तुम्हारे पास, 27,600। तो पहली बार में 27,600 तो एज अ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 वो टैक्सेबल हो गया। फिर आते हैं इनके इंटरेस्ट पे। सर अब इनके इंटरेस्ट का क्या करें बेटा, आप पहले तो देखना पड़ेगा कि इसका जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 9.5% के अंदर अंदर मिल रहा है कि ऊपर ऊपर मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन में आप चेक करेंगे, हम आगे कैलकुलेशन भी करेंगे, तो 9.5% के अंदर अंदर ही मिल रहा है। तो इसका मतलब वो जो 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख तक है, उसका तो पूरा ही क्या है, एग्जेम्प्ट, क्योंकि 9.5% के अंदर अंदर है। लेकिन 2.5 लाख के ऊपर जो है वो कितना है भाई, सर इसकी लिमिट थी ना 2.5 लाख, तो 2.5 लाख माइनस करके बताओ तो ऊपर कितना जमा करा है इसने, इस घनचक्कर ने, 7,77,000 माइनस 2,50,000, 5,27,000 होगा ना। $5,27,600 ये एक्स्ट्रा जमा करा है, पर वो तो पूरा ही ऑलरेडी टैक्सेबल था, तो ये 527 का इंपैक्ट इधर तो आएगा नहीं, किधर आएगा इसका इंपैक्ट, इधर। अब इस 5,27,600 का पूरा परसेंटेज, सर वो परसेंटेज क्या है वो भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो वो कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको उन्होंने क्वेश्चन में 3 अमाउंट दे रखे हैं। मैंने क्वेश्चन के फैक्ट्स बता दिए थे आपको। अब उन्होंने 3 अमाउंट आपको कैसे दे रखे हैं कि ऑन, बताते जाना मेरे को पीडीएफ में से देख के, ऑन 1/4/2000, 31 मार्च 2000, 50,35,000,
1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 जब से अमेंडमेंट आया कितना है? 50,35,000। फिर उसके बाद ऑन 31 मार्च 2022 कितना हो गया भाई? 71,46,700। और फिर अगला है 31 मार्च 2023 कितना हो गया ये? 94,57,700। डन। ये उन्होंने बैलेंसेस दे रखे हैं। अब भाई अगर उन्होंने ये बैलेंसेस दे रखे हैं तो मैं इसमें से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ। सर कैसे करोगे इंटरेस्ट? कि यार मेरे कंट्रीब्यूशन से पहले बैलेंस था इतना, फिर मैंने कुछ कंट्रीब्यूशन दिए। कितने कंट्रीब्यूशन दिए? सर मैंने भी कंट्रीब्यूशन दिया 7,77,000 का, एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूशन दिया 7,77,000 का। तो वो दोनों माइनस कर दो, वो दोनों अगर आप माइनस कर दो, उसके बावजूद भी मेरा बैलेंस इतना हो गया। मतलब जो डिफरेंस है वो क्या है? मेरा इंटरेस्ट। ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज लूँ और उस इंटरेस्ट को इसके एवरेज से डिवाइड कर दूँ तो रेट आ जाएगी। एग्जाम्पल देखते जाना। ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरा? 50,35,000। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है मेरा उस कंट्रीब्यूशन के बाद? पॉज करो प्लीज। मेरा ओपनिंग बैलेंस था 50,35, क्लोजिंग बैलेंस था इस ईयर के लिए 71,46, तो प्लस 71,46,700। इन दोनों का एवरेज ले लो डिवाइड बाय 2 करके, बताओ कितना आया? बुक में दे रखा है, मैं उसमें से देख लेता हूं। डिवाइड बाय 2 किया तो कितना आ रहा है? 60,90,850। ओके, ये मेरा एवरेज बैलेंस हो गया ओपनिंग और क्लोजिंग का। अब इंटरेस्ट पता करते हैं। सर इंटरेस्ट कैसे पता करोगे? कि देखो यार मेरे कंट्रीब्यूशन के बाद इतना हो गया, तो इसमें से कंट्रीब्यूशन हटा दूं और ये वाला 50 लाख हटा दूं तो मेरे को पता पड़ जाएगा इंटरेस्ट की वजह से बढ़ोतरी कितनी हुई। तो चलो करो, 71,46,000 यहाँ कर रहा हूं मैं, 71,46,700। इसमें से मेरा और मेरे एम्प्लॉयर का 7,77,600 माइनस 7,77,600 और फिर माइनस कर देता हूं मैं इसमें से ओपनिंग बैलेंस इसका खुद का कितना? 50,35,000। ये समझ में आया ना बेटा क्या कर रहा हूं मैं? मेरा कंट्रीब्यूशन भी माइनस कर दिया, ओपनिंग बैलेंस भी माइनस कर दिया। अब जो डिफरेंस आया कितना है वो डिफरेंस बताओ? 5,56,500। करेक्ट। साल भर का ये इंटरेस्ट है, साल भर का ये एवरेज बैलेंस है। इंटरेस्ट डिवाइड बाय एवरेज बैलेंस करोगे तो रेट निकल के आ जाएगी ना, इंटू 100 करोगे तो आएगी कि नहीं आएगी? कितना है देख के बताओ? हम्म, 9.14% आ रहा है। 5,56,500 डिवाइड बाय 60,90,850 चेक करो। 9.14% आ रहा है ना, समझे कि नहीं? अब वापस से चलना पड़ेगा, ये परसेंटेज तो निकाल लिया अपन ने घातक वाली, वापस से चलना पड़ेगा। 7,77,000। सर ये ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। 7,77,000 में 7.5 लाख की लिमिट थी, 27,600। ये तो वैसे ही एज अ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया। अब आते हैं इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट की बात क्या थी सर? एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर है तो उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट बनता है पूरा टैक्सेबल, और 2.5 लाख तक सिर्फ 9.5% टैक्सेबल। तो मैंने देखा ये तो कितना परसेंट आ रहा है साला? 9.14 आ रहा है। 9.5 के अंदर अंदर है तो ये तो माफ है ही सही। अब लेकिन 2.5 लाख के ऊपर जितना भी है 5,27,600, इसका तो 9.14% टैक्सेबल हो जाएगा ना।
तो इंटू 9.14% कितना हो गया बेटा? 48,223। ये क्या हो जाएगा आपका? टैक्सेबल रेट। ये कौन से साल की बातें चल रही हैं? ये सारी अभी बातें चल रही है 21-22 की। किसकी चल रही है? 21-22 की। चलो अब इधर आओ। अब इधर क्या करना पड़ेगा सर? इधर भी सेम कहानी है कि वही 7.5 लाख के ऊपर जितना भी है उसका भी जो इंटरेस्ट है वो भी क्या होगा? टैक्सेबल होगा। ठीक है। हाँ पर सर इसमें ये फॉर्मूला क्या लिख रखा है? ये तो आपने मेरे को समझाया ही नहीं। ये वही वाली बात है बेटा कि 7.5 लाख के ऊपर का जो 27,600 है वो तो टैक्सेबल है ही सही। ये रहा करंट ईयर का आर। ठीक है। उसके बाद और भी चीजें टैक्सेबल है। अच्छा एक गलती हो गई मुझसे, एक गलती हो गई मुझसे। क्या गलती हो गई? कि ये जो 9.14% है ना, ये पूरा कैसे ले लिया? ये पूरा तो ले ही नहीं सकता मैं। क्यों सर? क्योंकि ये तो इस साल का कंट्रीब्यूशन है ना। साल के शुरुआत में ही कंट्रीब्यूशन दे दिया था क्या? धीरे 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 करके दिया था ना, तो पूरी रेट कैसे अप्लाई कर दी? इसका भी तो एवरेज लेना चाहिए था। जो शुरुआत में क्या था 0 और एंड ऑफ तक आते आते कितना हो गया था? 527। तो 0 + 527 527 डिवाइड बाय 2। तो मतलब मुझे इसको 2 से डिवाइड करके क्या लेना चाहिए था? इसका इंटरेस्ट लेना चाहिए था। मतलब ये 48,000 भी क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। करो भाई डिवाइड। 11 पॉइंट समथिंग होगा। तो 112 हो गया कि नहीं हुआ? 11 ही होगा। चलो राउंड फिगर में रखते हैं अपन 111। समझ में आया कि नहीं? ये 2 है ना, मुझे यहाँ देख के आया फॉर्मूले में याद आया कि ये वही है पीसी, करंट ईयर का टैक्सेबल वाला कंट्रीब्यूशन। वापस बोल रहा हूँ, करंट ईयर का टैक्सेबल वाला कंट्रीब्यूशन। और ये बातें आपकी बुक में लिखी गई है पेज नंबर 4.52 पे। अब मैं फॉर्मूला रट्टा नहीं करवाना चाहता, लेकिन मैंने लॉजिक आपको समझा दिया। 4.52 में इस फॉर्मूले की डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे रखी है। जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ आप वहाँ मैच करते जाना। टीपी जो भी मैं कैलकुलेट करूँगा, फाइनल आंसर टैक्सेबल पोर्शन। ये पीसी, करंट ईयर का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7,50,000। वो कितना है भाई मेरा? सर वो तो मेरा है 27,500, सॉरी 27,600 डिवाइड बाई 2। सो डिवाइड बाई 2 क्यों करते हैं? क्योंकि वो तो सालाना कंट्रीब्यूशन है ना यार, तो ऑन एन एवरेज तो क्या आएगा? डिवाइड बाई 2 ही आएगा। मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट क्या निकाली? सर ये निकाली अपन ने। तो उन्होंने उस पेज पे आर का भी पूरा फॉर्मूला दे रखा है कि आर क्या है? आपका उस साल का इंटरेस्ट का कंपोनेंट। वो कैसे निकालते हैं? सर वो निकालते हैं क्लोजिंग बैलेंस, उसमें से दोनों कंट्रीब्यूशन माइनस ओपनिंग बैलेंस, तो इंटरेस्ट का कंट्रीब्यूशन, डिवाइड बाय ओपनिंग और क्लोजिंग का डिवाइड बाय 2 एवरेज बैलेंस। ये मेरा इंटरेस्ट की रेट आ गई। मल्टीप्लाई करेंगे 9.14 से। ठीक है, 9.14% प्लस। अब सर ये क्या है? तो देखो इसको मैंने बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में समझाने के लिए लिख रखा है, ऑल प्रीसीडिंग ईयर फ्रॉम 21-22। वही वो 1.5 लाख का इंटरेस्ट, 1.5 लाख का इंटरेस्ट, 1.5 लाख के इंटरेस्ट का इंटरेस्ट वाली बात है कि जितने भी पिछले प्रीवियस ईयर्स है उन सब का जो टैक्सेबल पोर्शन और उसका जो इंटरेस्ट है, उन सब का इंटरेस्ट यहां पे शामिल है। धीरे धीरे समझते हैं। अभी यार सर ये 2.5 लाख वाला 7.5 लाख वाला रूल तो कब से आया? 21-22 से ही आया ना। इससे पहले अगर ज्यादा जमा हो रहा था तो उसको कुछ करना है क्या? नहीं। तो इससे पहले वाले में तो कुछ करना ही नहीं था। तो अभी तक तो ये क्या है? 0। प्रीसीडिंग ईयर्स में जो टैक्सेबल वाला पोर्शन है वो क्या है? 0, क्योंकि अमेंडमेंट ही कब आया? 21-22 में है। तो इस साल फॉर ईयर 21-22 तो चलो माफ किया, क्या है? नील है वो। तो सिर्फ इसका जो पोर्शन आएगा ये कैलकुलेट करके बता दो मेरे को कितना है ये। 1261 कितना आया? सिर्फ 1261। क्लियर है? अब अगले साल में चले अपन। अगले साल में चलेंगे तो कहानी ये चेंज हो जाएगी। ये इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस चेंज हो जाएगा, तो इंटरेस्ट की रेट चेंज हो जाएगी। तो पहले इंटरेस्ट की रेट चेंज करते हैं अपन। ठीक है ना? चलो पॉज करो, मैं सारी चीज़ें लिख दूंगा उसकी। ओके बेटा, अब देखो समझो, बहुत शानदार चीज़ है ये। मैंने क्या करा?
22-23 में आ गया मैं, ये रहा 22-23, 22-23 वही है सर, कोई चेंज हुआ ही नहीं है, वही वो 7,77,000 जमा करा रहा है, 2.5 लाख माइनस करो 527 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 527 का इंटरेस्ट मैं कैलकुलेट कर लूँगा इसमें, और प्लस उसका इंटरेस्ट और उसका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लूँगा मैं इसमें। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट की रेट चाहिए। इंटरेस्ट की रेट कैसे आएगी, वही अब 22-23 लो, 22-23 का क्लोजिंग बैलेंस 94,57,000, उसमें से माइनस करूंगा मैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और ओपनिंग बैलेंस, तो ये रहा 94,57 में से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और ओपनिंग बैलेंस 71,46,000, सब माइनस किया तो इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना आ रहा है 7,55,800। और सर वो एवरेज बैलेंस कैसे आएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 वो कितना आ रहा है 83, ये इंटरेस्ट है, ये एवरेज बैलेंस है, तो इंटरेस्ट की रेट कितनी आ रही है मेरी 9.10। अब लगेगा दिमाग, क्या दिमाग सर, पहले तो वो जो एक्स्ट्रा वाला है उस पे इंटरेस्ट, वो कितना है, ये 27,600, नहीं यहाँ 5,27,600 डिवाइड बाई 2, इसका अब लगेगा 9.10%। कर दूं ये रब कर दूं, ये समझ में आ गया हो तो हाँ, ये रब करके यहाँ कैलकुलेट करते हैं और इसको ध्यान में रखेंगे अपन, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमें आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। तो सबसे पहले तो वही 2.5 लाख के ऊपर 5,27,600, अब ये तो पूरे साल भर में थोड़ा थोड़ा करके हुआ है, तो डिवाइड बाई 2 इंटू इस बार का परसेंटेज 9.10%, कितना आया 24,006 रुपीज। डन, ओके। प्लस सर इसका इंटरेस्ट तो आ गया ना, अब पिछले साल जो एक्सेस था वो तो पिछले साल का एक्सेस था, वो तो इस साल शुरू से ही एक्सेस था, तो अब डिवाइड बाई 2 करने की जरूरत नहीं है उसके लिए, मतलब ये वाली चीज, ये 1.5 लाख का ये इंटरेस्ट, ये तो मैंने कैलकुलेट कर लिया ना, अब ये वाला अब डिवाइड बाई 2 करने की जरूरत नहीं है, 5,27,600, इसका डायरेक्टली 9.10%, बताओ बेटा कितना हुआ 48,012 होगा, 48,012, वो डबल कर लिया मैंने उसका। डन। और पिछले साल जो इंटरेस्ट टैक्सेबल हुआ था उसका भी तो इंटरेस्ट आएगा, इस साल का एक्सेस का इंटरेस्ट, पिछले साल के एक्सेस का इंटरेस्ट, पिछले साल के इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट, पिछले साल का जो इंटरेस्ट टैक्सेबल था वो 24,111, उसका भी इस साल का इंटरेस्ट, यही होगा ना। तो अब जो थर्ड कंपोनेंट है मेरा, वो थर्ड कंपोनेंट है मेरा 24,111। सर इसको भी डिवाइड बाई 2 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिछले साल इंटरेस्ट मिल चुका था ये, तो इसका 9.1% करो बेटा, कितना 22,000 तो हो ही नहीं सकता बेटा, 2,000 होगा, 2,194। अब आपकी बुक वाले इतने मक्कार हैं कि ये 3 बातें तो खाली स्टेटमेंट रूप में लिख के बता देते हैं, ये 3 बातें सिर्फ लिख के बताइए, कैलकुलेट करके नहीं बताई, हमने कैलकुलेट भी कर ली, आप इसका टोटल करके आंसर में लिख सकते हो, जो भी टोटल आएगा 74,212 लो बेटा, ये तो सिर्फ इंप्लॉई के कंट्रीब्यूशन का एक्सेस वाला इंटरेस्ट, ये टैक्सेबल हो गया। सेम चीज हमें किस में करनी पड़ेगी, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन में भी करनी पड़ेगी। सर वही 1 2 3 1 2 3 चलेंगे, कैसे जरा देखो, यहाँ पे 2.5 लाख की लिमिट थी तो एक्सेस कितना था 527, वहाँ 7.5 लाख की लिमिट है तो एक्सेस कितना है सिर्फ 27,600। तो चलो भाई इस साल भी एक्सेस हुआ 27,600, वो भी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9.10%, कितना हुआ बेटा 1,256। डन। अब वो पिछले साल वाला देखो, वैसे तो ये फॉर्मूले से समझाता है, मैं चाहूँ डायरेक्ट समझा दूँ, फॉर्मूले से समझाऊँ तो पिछले साल का एक्सेस कितना है 5,27,600। अब ये कह रहा है पिछले सारे ही सालों का, सर वो हमारे लिए तो एक ही साल है भाई, ठीक है, तो 5,27,600 प्लस उसका टैक्सेबल कंपोनेंट, उसका टैक्स कितना निकला था
24,111। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली तो दोनों पे एक साथ भी निकाल सकते थे ना अपन, वही करना है अपन को, दोनों पे एक साथ निकाल देते हैं। पिछले साल कितना था भाई हमारा 27,600। तो यार फॉर्मूला गया तेल लेने, मैं फॉर्मूले से भी समझा दूंगा, पहले लॉजिक समझ लेते हैं, वो हमेशा याद रहता है। तो लॉजिक क्या है, वही पिछले साल का एक्सेस कितना 27,600, अब वो तो पिछले साल का था, उसको डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है। तो चलो 27,600 का मल्टीप्लाई बाय 9.10 कितना हुआ बेटा, इसका डबल 2512 116 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई बाय 2 ही तो करना है इसको, ठीक है। देन अब वो जो पिछले साल का इंटरेस्ट था, पिछले साल का इंटरेस्ट कितना है इस केस में 1261 मल्टीप्लाई बाय 9.10% कितना हुआ बेटा 115, ठीक है। टोटल करो कितना हुआ 3882, करेक्ट, बिंगो, बिल्कुल सही है। अब यार ये जो 3 चीजें मैंने लॉजिक से समझाई, इसी 3 चीजों को फॉर्मूला वाइज चले तो इसमें से ये जो पीसी है, जो इस साल का एक्सेस कंपोनेंट है, वो है 27,600। तो मैं इसको लिख देता हूं पीसी, यहां ऊपर पीसी, ठीक है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर। ये जो PC1 है ये है पिछले सालों का, साल का नहीं, पिछले सारे ही सालों का, 21, 22 से लेके जितने भी साल आपके बीत चुके हैं उन सारे सालों का एक्सेस कंट्रीब्यूशन, वो कितना है ये रहा। अब इसमें डिवाइड बाय 2 नहीं लग रहा क्योंकि तो वो पहले से ही है, तो ये है मेरा PC1, ठीक है। और अगला सर ये टैक्सेबल, ये टीपी है ना, तो पिछले सालों का जितना भी टीपी है वो क्या है मेरे लिए TP1, मेरे लिए तो एक ही था पिछले साल का TP 21261, तो ये रहा मेरा TP1। तो फॉर्मूले के हिसाब से चलते तो वो PC1 और TP1 पे एक साथ निकालता, तो आपकी बुक देखोगे तो इन दोनों का उसने एक साथ निकाल रखा है और इसका अलग निकाल रखा है, 3882 इसका भी आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर, बाय टाटा, सी यू। 100 बातों की एक बात, क्या 2.5 लाख के ऊपर है तो उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल है, 7.5 लाख के ऊपर है तो ऊपर वाला अमाउंट भी टैक्सेबल है और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है। चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रही है, क्योंकि इस साल का तो टैक्सेबल है ही है, पिछले सालों का जो एक्सेस था उसका भी इंटरेस्ट टैक्सेबल है और उस साल जो इंटरेस्ट था उसका भी इंटरेस्ट टैक्सेबल है। तो मतलब अगर मैं इस चार्ट को देखूं, ये अच्छे से नोट कर लेना, मैं इस चार्ट को देखूं तो इसमें से कॉम्प्लिकेटेड वाली चीजें तो यही दोनों हैं, समझ रहे हो ना आप, क्योंकि ये एक्सेस निकालना मुझे आता है, इसमें इंटरेस्ट निकालना मुझे आता है। अब मुझे क्या करना है, पिछले साल के एक्सेस के भी इंटरेस्ट निकालना है, पिछले साल के एक्सेस के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट निकालना है, बस ये दोनों चीजें कॉम्प्लीट। तो बहुत डिफिकल्ट वाली चीज एक बोर्ड में समा गई हमारी और सिंपल होके हमने समझ ली। बाय टाटा, सी यू।